देखो, ये जो आर्टिकल है ये स्किल से रिलेटेड है। स्किल डेवलपमेंट बहुत नया आर्टिकल है और शायद इस इतना डिटेल में हम लोगों ने इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों में कोट किया जा सकता है। जीएस पेपर 2 में यदि ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है, गवर्नेंस पॉलिसीज की बात आती है या इंटरवेंशंस की बात आती है, तो उसमें आप पेपर 2 में रिलेट कर सकते हो। पेपर 3 में स्किल डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो उसमें भी इस टॉपिक को रिलेट किया जा सकता है। मतलब कि ये जीएस पेपर 2 में भी रिलेट कर सकते हैं आप और जीएस पेपर 3 में भी। अब नाम से ही क्लियर है, स्किल की बात हो रही है। तो हमारी नहीं, मतलब ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो टेक्नोलॉजी काफी रैपिडली चेंज हो रही है। और चूंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है तो जॉब्स में भी अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं। मतलब कि जो जॉब आप अभी कर रहे हो उसमें अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाएगी। तो इसीलिए राइटर ये बताना चाहते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है आर्टिकल को, कि इंडिया के जो लोग हैं उनको लेटेस्ट जॉब के लिए या मतलब लेटेस्ट ट्रेनिंग से अप स्किलिंग या री स्किलिंग करने की जरूरत है। दोनों बड़ा ब्रॉड टर्म्स हैं, अप स्किलिंग और री स्किलिंग। इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, आगे टर्म्स आएगा। तो चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे एचआर हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो या क्रिएटिविटी हो, हर तरीके से हमको स्किल देने की जरूरत है लोगों को, ताकि हमारी कंट्री भी मतलब एक डेवलप कंट्री की तरह काम कर सके। अब इंडिया के साथ एक बहुत अच्छी बात है, इंडिया में आज आज के डेट में ना पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं और ये विंडो बहुत दिन तक खुली नहीं रहेगी, तो इसका ज्यादा से ज्यादा हमको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करने आना चाहिए। और राइटर भी यही बताते हैं कि इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट नेशन है। यंगेस्ट नेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की एज जो है ना वो 29 ईयर्स है। और इसका इसका कंपेयर आप चाइना से करेंगे तो चाइना में मैक्सिमम लोगों की एवरेज एज 37 ईयर्स है। जापान की बात करेंगे तो 48 ईयर्स है। मतलब कि चाइना और जापान से भी इस डायमेंशन में हम काफी आगे हैं। जापान का 38 ईयर्स है, आई एम वेरी सॉरी, शायद चाइना का 37 ईयर्स है। तो ये जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, यदि इसकी एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज कर लिया गया तो जाहिर सी बात है कि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा जीडीपी और डेवलपमेंट के जितने पैरामीटर्स होते हैं उसमें हम काफी आगे जा सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जो भी आपका यंगेस्ट पॉपुलेशन है उसमें ह्यूमन कैपिटल जितना ज्यादा से ज्यादा हम इंफ्यूज करेंगे, ह्यूमन कैपिटल का मतलब एजुकेशन और हेल्थ हेल्थ वाइज उनका जितना ज्यादा आप इंप्रूवमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे ग्रोथ के चांसेस होंगे। इंडिया में एक और डेटा लिखता है कि इंडिया में हर साल 12 मिलियन पीपल, 12 मिलियन पीपल वर्कफोर्स में इंटीग्रेट हो जाते हैं। मतलब इंडिया में टोटल 12 मिलियन पीपल एवरी ईयर वर्कफोर्स में इंटीग्रेट होते हैं। बहुत बड़ी बात है, प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत आगे जाएगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि जो 12 मिलियन लोग हर साल इंटीग्रेट होते हैं ना, उससे मात्र 4% ऐसे लोग हैं, जितने 12 मिलियन में से मात्र 4% ऐसे लोग हैं जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। रिमेनिंग 96% जो लोग हैं उनको या तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है या वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग से आते हैं। बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ लेकिन बता देता हूँ। मेरा कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं है टीचिंग में, न तो मैंने कोई यूपीएससी का क्लास किया था, आज तक कोई यूपीएससी की क्लास नहीं किया है। जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था तब भी यूपीएससी की कोई क्लास नहीं किया है। तो अब देखा जाए तो मुझे भी कोई ट्रेनिंग नहीं है। हो सकता है कि इनफॉर्मली मैंने कुछ प्रैक्टिस किया हो या कुछ क्लिक कर गया हो, लेकिन मुझे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। नहीं कोई बीएड है, नहीं कोई बीटीसी है, नथिंग इज देयर। तो कहने का मतलब कि उस 96% में मैं भी आता हूँ। तो 4% लोग, उस जो भी 12 मिलियन लोग हर साल इंटीग्रेट हो रहे हैं उसमें 4% जो लोग हैं उनको सिर्फ फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है। 96% लोगों को या तो इनफॉर्मल ट्रेनिंग मिलती है या वो भी नहीं मिलता है। अब कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इस बात को सुना, मतलब एड्रेस किया है और उसको पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो हमको कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप सुन लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इन्होंने आईटीआई को स्टैब्लिश किया है। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका डेटा दिया है 15,154, मतलब 15,154
ITI को इस्टेब्लिश किया गया है, और उसके साथ साथ 36 सेक्टर काउंसिल स्किल्स को इस्टेब्लिश किया गया है। 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है। 2188 ट्रेनिंग पार्टनर जो हैं वो जो रजिस्टर्ड हुए हैं NSDC से। NSDC का मतलब कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी एक आया था, ये भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका बेनिफिशियरीज हूँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इन्होंने ये किया था कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत नॉमिनल चार्जेस में इन्होंने प्रोवाइड कराया था। उस समय मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो आरजे का बहुत सारे कोर्सेज थे। मेरे लायक मुझे लगा कि आरजे का कोर्स है जिसकी फीस थी 76,000 और गवर्नमेंट ओनली 1,000 ले रहा था। गवर्नमेंट NCT ऑफ दिल्ली ने स्टार्ट किया था, और बहती गंगा में मैंने भी हाथ धो लिया। 1,000 रुपए देके मैंने आरजे का कोर्स किया, और काफी ज्यादा उससे बेनिफिट हुआ मुझे। इनफैक्ट वो टीचिंग में भी काम आता है। किस तरीके से काम आता है वो आप लोगों को बहुत बेटर तरीके से पता होगा। एजुकेशन के साथ इंटरटेनर होना भी बहुत जरूरी है, तभी बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इन्होंने छोटे छोटे क्रैश कोर्स टाइप का, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के टाइप लोगों को स्किल देना चालू किया। जैसे ज्वेलरी डिजाइनिंग का दे दिया, आरजे रेडियो जॉकी का दे दिया, ये मोबाइल रिपेयरिंग का दे दिया, स्पोकन इंग्लिश सिखा दिया। तो इससे क्या होता है कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, आपको मार्केट में जॉब लग जाती है। इनफैक्ट मेरी भी लगी थी, मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद एक और इन्होंने स्टार्ट किया, संकल्प एंड स्ट्राइव। संकल्प एंड स्ट्राइव, STRIVE। संकल्प एंड स्ट्राइव में क्या है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। संकल्प में इन्होंने ये बोला है कि स्किलिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा हम मजबूत करेंगे। जो भी स्किलिंग सिस्टम है इंडिया का, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और स्ट्राइव में ITI, जो भी ITI इंस्टीट्यूट्स हैं, उसको और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है, और ज्यादा उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, और ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। इसके बाद इन्होंने बोला है इनिशिएटिव फ्रॉम सेवरल मिनिस्ट्री। सारे मिनिस्ट्री को कंबाइन कर देंगे ना, अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग तरीके से अपने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रही है। तो इनिशिएटिव फ्रॉम सेवरल मिनिस्ट्री की बात की जा रही है। तो इन्होंने लिखा है कि नियरली 40 स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री। सेंट्रल मिनिस्ट्री में 40 अलग अलग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हैं। और इन्होंने लिखा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स अकेले मिलके 55% स्किल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब वो अकेले ही, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो 55% स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम खुद ही मतलब करता है, वही मिनिस्ट्री करती है। इसके बाद CSR की बात की जा रही है। आप सब लोगों को पता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि यदि मान लीजिए कोई कंपनी, ये वो चेंज होते रहता है। 2013 का एक्ट है, मैं बता दूं आप लोगों को, मतलब कांग्रेस के जमाने का ही एक्ट है, कि यदि कोई कंपनी का एक प्रॉपर एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है, 5 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास है, कि उतना यदि वो प्रॉफिट कमा रही है, तो वो अपने प्रॉफिट का 2% सोशल डेवलपमेंट पे खर्च करेगी। तो CSR में इन्होंने अभी तक 2013 से लेके अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने लाया CSR। तो CSR के तहत 1 लाख करोड़ अभी तक डेवलपमेंट पे खर्च किया जा चुका है। 1 लाख करोड़ बड़ी रकम है। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि 6,877 करोड़ जो है वो तो स्किलिंग एंड लाइवलीहुड इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट्स पे खर्च किया गया है। और सबसे टॉप मोस्ट 5 स्टेट इसके बेनिफिशियरी हैं, जिसमें कर्नाटका है, जिसमें तमिलनाडु है, जिसमें उड़ीसा है, जिसमें महाराष्ट्र है, और जिसमें एक और है गुजरात। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो सबसे इसके टॉप मोस्ट बेनिफिशियरी हैं, खास करके CSR का। और तेजा इनिशिएटिव भी आया। तेजा इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट ने जो ओवरसीज सिटीजन है उनको सर्टिफिकेशंस, उनके स्किल्स और को एड्रेस करती है, उनको सिखाया जाता है कुछ चीजें, ताकि उनको भी एम्प्लॉयबिलिटी हासिल हो सके, तब ताकि वो भी एम्प्लॉयबिलिटी को और ज्यादा इन्हांस कर सकें और एम्प्लॉयमेंट को ले सकें। चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये है कि लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन। आपके यहाँ बेसिक एजुकेशन का बहुत भारी कमी है। बेसिक एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो आप उसको कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे, आप उसको कैसे नेटवर्किंग सिखाएंगे, तो ये सब मतलब डेटा एनालिस्ट को कैसे बनेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अभी तक 63% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इस चीज, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो उसके बाद लिखता है लैक ऑफ फोकस ऑन अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग। इसको ध्यान से समझिएगा
कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन का बेसिक जो एजुकेशन है वो तो आपका लैक कर ही रहा है। अप स्किलिंग और री स्किलिंग का बड़ा अभाव है। अप स्किलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई स्किल है, पौलमी देवनाथ का कोई स्किल है, मान लो जो जो जहाँ पे जिस ऑफिस में काम करती है वहां पे कुछ कुछ टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड होगा जो वो सीख चुकी है, एंड सी हैज बीन वर्किंग फ्रॉम द पास्ट मेनी इयर्स ऑन द सेम वर्टिकल। उसी चीज पे वो काम कर रही है, उसी चीज पे काम करते 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 रिटायर हो जाती है। उसको अप स्किलिंग नहीं कहते हैं। अप स्किलिंग का मतलब क्या है कि इन्होंने अपने आप को कुछ और भी सिखाया, उसके साथ साथ इन्होंने ऐसा कुछ सिखाया कि इन्होंने जाके एग्जाम दिया, एग्जाम अच्छा हो गया, इंटरव्यूअर के पास गए, इंटरव्यू बहुत बढ़िया हो गया, और हो सकता है कि रजिस्ट्रार के पोस्ट पे वो आ गई। तो उसको अप स्किलिंग कहते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, इसके जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, यूपीएससी को पढ़ाता हूँ, तो दैट इज द हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, सपोज दैट, तो हिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ मैं। यदि मैं ज्योग्राफी नहीं सीख रहा हूँ पढ़ाना, यदि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ, यदि साइंस, जनरल साइंस में नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो फिर वो अप स्किलिंग नहीं हुआ। अप स्किलिंग का मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, इसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा सीखिए आप। यदि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, तो मुझे सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर ही नहीं बनना है, मुझे थोड़ी बहुत मार्केटिंग की समझ भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, एचआर का भी समझ डेवलप करना पड़ेगा। तब जाके हो सकता है कि हम और ज्यादा अच्छे से, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले सिर्फ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाता था, बट धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्ट किए, और आज के डेट में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो भी पढ़ाता हूँ वो दूसरे को समझ में आता है ऑन एन एवरेज। तो अप स्किलिंग के प्रोसेस को मैंने भी इनहांस किया है, और अप स्किलिंग इज इक्वली मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी वर्किंग पीपल हु आर वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अप स्किलिंग की जरूरत है, जो हमारे यहाँ नहीं है। री स्किलिंग भी एक अलग चीज है। री स्किलिंग क्या होता है? री स्किलिंग, ध्यान से समझिएगा, री स्किलिंग, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मेरे मेरे भैया जब आईआईटी से निकले थे, आईआईटी दिल्ली से एमटेक थे वो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिकल में जॉब किया, देवू मोटर्स में, हुंडई में, सब किया। शायद उनको अच्छा नहीं लगा और उतने पैसे नहीं थे, और उसमें आईटी बूम पे था। तो उन्होंने पूछा अपने किसी दोस्त से कि मैं भी क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ, तो शायद हंस दिया उस बंदे ने। जिया सराय में रहता था और कंप्यूटर साइंस का था। बता रहे क्या ना भाई, आप कैसे बन सकते हैं, आप तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने बिना किसी कोचिंग का 6 महीने तक ये छुट्टी लिया, छुट्टी क्या, जॉब ही छोड़ दिया, शायद प्राइवेट जॉब थी। 6 मंथ तक उन्होंने खुद से पढ़ाई की, और 6 मंथ के बाद आईटी में एंट्री मारा, और आज तक 20 साल से ज्यादा हो गया, आज तक आईटी में है, और बड़े पोस्ट पे हैं, बड़ी डिजिग्नेशन पे हैं। तो दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ री स्किलिंग। री स्किलिंग का मतलब कि एक जॉब कर रही है पौलमी देवनाथ, जो कुछ सर्टेन टाइप का जॉब है, वो असम यूनिवर्सिटी में, और यूपीएससी की तैयारी इतनी मेहनत से किया, इतना सीरियसनेस से किया, इतनी तबीयत से किया कि ये आईएएस हो गई। दैट इज कॉल्ड द री स्किलिंग। कि जो हमको कोई दूसरा जॉब ज्वाइन करना है और उसके लिए जिस स्किल की जरूरत है उसको हमने एक्वायर कर लिया, तो इसकी भी कमी है। इसके बाद इनसफिशिएंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज की बात की जा रही है। सफिशिएंट ट्रेनिंग फैसिलिटी सफिशिएंट नहीं है। एनएसएसओ का डेटा कहता है कि 20 ऐसे हाई ग्रोथ इंडस्ट्री हैं जहां पे ट्रेनिंग सिस्टम है ही नहीं। तो आप समझिए कि कहाँ से आप कर पाएंगे। और खास करके हेल्थ केयर की बात करो, कंस्ट्रक्शन की बात करो, हॉस्पिटैलिटी की बात करो, ऑटोमोबाइल्स की बात करो, इन सब में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। अब किसी को कंस्ट्रक्शन में जाना है तो कंस्ट्रक्शन का कहाँ कोई ट्रेनिंग है? मुझे तो नहीं लगता है कोई कंस्ट्रक्शन का ट्रेनिंग। कोविड-19 ने कुछ अलग चैलेंजेस है, उसने बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्लोज करके रख दिया, ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी क्लोज किया है। अनऑर्गेनाइज की बात हम क्यों करें? तो लास्ट में यही राइटर सजेस्टिव अप्रोच देते हैं कि भाई बेसिक एजुकेशन को सबसे पहले ठीक कीजिए, ड्रॉप आउट रेट आप कम करेंगे तभी तो एक हायर एजुकेशन में जाएगा, तो उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा पाओगे, आप डेटा एनालिस्ट बन पाएगा। तो बेसिक एजुकेशन को बहुत ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है, हालांकि गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और इसके साथ साथ ये इनकॉर्पोरेट स्किलिंग, इन 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 मतलब वही अप स्किलिंग और री स्किलिंग जो है उसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। आर्टिकल यहीं पे